सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ पंच और मैं हूं जवाद कमाल। नाजरीन, साल 2024 तलखो शीरीं यादें लिए रुखसत हो रहा है। प्रोग्राम में साल भर में क्या होता रहा पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मईशत कहाँ जा रही है, पाकिस्तान में सियासी तौर पर क्या कुछ हुआ। एक नई गवर्नमेंट फॉर्म की गई, उसके बाद में उस गवर्नमेंट के बनने के बाद में उसको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना भी करना पड़ा और उस हुकूमत ने बनने के बाद में एक कामयाब SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी करवाया। फिर हमने देखा कि उस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उस हुकूमत को गिराने के लिए कितने ज़्यादा एक सियासी जमात की जानिब से जतन किए गए। बिल आखिर वो सियासी जमात धरनों, सियासी नाकाम सियासी एहतजाजों के बाद अब डायलॉग टेबल पर आ चुकी है। खेलों के मैदान में भी पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा इस साल ऊंच नीच देखी है। लेकिन प्रोग्राम में हम पहले बात करेंगे, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। मईशत की उड़ान है उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का उन्होंने आगाज़ किया और वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक उड़ान पाकिस्तान 5 साल का कौमी इक़्तिसादी प्लान है और वफाकी हुकूमत इस प्रोग्राम के तहत बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाएगी। जो सालाना IT ग्रेजुएट्स हैं उनकी तादाद में भी हज़ारों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। देर आयद दुरुस्त आयद, हमारे पड़ोसी ममालिक हों, दुनिया भर में हज़ारों की तादाद में ग्रेजुएट्स IT के ग्रेजुएट्स सामने आते हैं और पाकिस्तान इसमें पीछे था। लेकिन अब बहरहाल हुकूमत ने इसको फोकस किया और 2035 तक पाकिस्तान $1000 अरब मईशत की बुनियाद फराहम करेगा। शरह ख्वानदगी को फ़रोग भी दिया जाएगा, गुर्बत में कमी भी लाई जाएगी। तो 3 चीज़ें स्पेशली इनमें फोकस हैं, उनमें एक माहौलियात, तवानाई और पाकिस्तान। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान इतने मुआशी चैलेंजेस के होते हुए किस तरीके से ये जो बड़ा हदफ रखा गया है इसको अबूर करेगा, जो तरक्याती अहदाफ सेट कर दिए गए हैं उन पर किस तरीके से अमल किया जाएगा, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको किस तरीके से कायम रखा जाएगा और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो उड़ान पाकिस्तान विजन है ये किस हद तक और किस तरीके से पाया तकमील पहुँचेगा। इस पर प्रोग्राम में पहले बात कर रहे थे, हमें ज्वाइन किया माहिर मौशियात डॉक्टर खाका नजीब साहब ने और सीनियर तजियाकार एहतशामुल हक साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मईशत संभलने के बाद बहुत ज़्यादा हमने देखा कोशिश की, जब से हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है इसकी राह में रुकावटें बहुत ज़्यादा आई। एक जमात की जानिब से बाकायदा कोशिश की जाती रही कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज ना मिले और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। लेकिन बहरहाल अब मुश्किलात से निकलने के बाद में अब बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं कि मईशत जो है वो उड़ान भरने लगी है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पेश कर दिया गया, $60 अरब तक 2029 तक टारगेट रखा गया। आपको लग रहा है जो चीज़ें सामने आई हैं, जो प्लान दिया गया उस पर अमल किया जाए तो मुमकिन हो सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक तो यह है कि 2024 जो है वो बेहतर साल था क्योंकि 2023 बहुत कमज़ोर साल था पाकिस्तान की मईशत के लिए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब से भी नीचे चले गए थे। अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह बहुत ऊपर चली गई थी। मई 2023 में 38% ईयर ऑन ईयर कीमतें बढ़ी थी और पाकिस्तान का बैरूनी खसारा भी बहुत ज़्यादा था और मालियाती खसारा भी बढ़ रहा था। इसके बाद एक IMF की इंगेजमेंट होती है, एक ब्रिज फैसिलिटी और फिर एक लॉन्गर टर्म इंगेजमेंट, और उसकी वजह से और एक हार्ड अर्नड मैक्रो स्टेबिलिटी थ्रू दी इंगेजमेंट विद द IMF जो है वो मुल्क ने हासिल कर ली। ये एक बेहतरीन तरीका है समझने का कि 2024 जो है वो कैसा गुजरा। अब ये जो हार्ड अर्नड मैक्रो स्टेबिलिटी है इसने आपको वक्त और स्पेस दे दी है कि आप वो फंडामेंटल काम कीजिए जिससे आप अपने मुल्क को ना सिर्फ सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ पर ले जाएं, बट ये जो सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ है इसके जो प्रॉस्पेरिटी है वो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अवाम में। आई थिंक दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान टू लुक फॉरवर्ड टू। सो अगर आप तरह इस चीज़ को लेकर चलें और इस चीज़ को सोचें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जो इस वक्त गुफ्तगू हुकूमत भी कर रही है वो भी यही है कि हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है, डीरेगुलेशन करनी है, एक्सपेंडिचर को संभालना है, हमने अपना गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम करना है, प्राइवेट सेक्टर स्पेस बनानी है, एनर्जी
को ठीक करना है। अगर आप इन सब चीजों को देखें तो इनमें से तो किसी से भी कोई डिसएग्री कर ही नहीं सकता, बिकॉज ये एक स्टाइलाइज्ड ग्रोथ मॉडल है। पर आप ये जाकर देखें कि 2024 में जब आपने इनमें से किसी चीज की भी अटेम्प्ट की है तो हैव यू बीन सक्सेसफुल और हैव यू नॉट बीन सक्सेसफुल? दैट इज व्हाट इज गोइंग टू डिफाइन एनी प्रोग्राम विच इज IMF प्लस इन द नेक्स्ट 3 years। सो मैं 3 मिसालें आपके सामने रखता हूं। आपने पहली अटेम्प्ट की प्राइवेटाइजेशन ऑफ PIA की, अच्छा इंटरेस्ट था, दुनिया की एयरलाइन से भी इंटरेस्ट था। दूसरी दफा 1 तिहाई में वही काम करने जा रहे थे, $20 मिलियन के करीब कंसल्टेंट्स को भी दे चुके थे, पर एंड रिजल्ट आप नहीं अचीव कर सके। फिर आपने एक कोशिश की कि एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म करें, डिविजन्स नीचे दें, टारगेट करें सब्सिडी, डेस्क को नीचे शेयर करें, इस तरह की बहुत सी बातें। पर रिजल्ट ये है कि उस पर गुफ्तो शनीद जरूर हो रही है, बट हम अभी तक कोई टैंजिबल रिजल्ट नहीं अचीव कर सके। एक तीसरी चीज देखिए, आपने जरूर टैक्स लगा दिया जो आसान काम था, यानी कि 39%। आप जैसे अगर बड़े एंकर बड़ी रकम कमाते हैं तो उन पर टैक्स जरूर लग गया, या अच्छे कंसल्टेंट्स जो हैं उन पर टैक्स जरूर लग गया। बट जब आप ये करने गए कि आपने ये कहा कि मैं ताजिर दोस्त के थ्रू, जो हमारे रिटेलर और होलसेलर हैं वो 55% हैं आपकी इकोनॉमी का, या आपने कहा मैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की लेजिस्लेशन करता हूं, तो इन दोनों कामों में आप कामयाब नहीं हुए। सो हियर्स द लेसन, एंड द लेसन फॉर द कंट्री इज द फॉलोइंग। पाकिस्तान जब भी फंडामेंटल काम कर जाता है, फंडामेंटली स्ट्रक्चर्स इकोनॉमी के तब्दील करने जाता है, प्राइवेटाइजेशन हो, डीरेगुलेशन हो, हमने कहा हम रेगुलेटरी गिलोटीन करेंगे, ये एक पाकिस्तान रेगुलेटरी मॉडर्नाइजिंग इनिशिएटिव तो कई साल से चल रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये चीज़ें कोई नई नहीं हैं, ये चीज़ें हम कई सालों से कह रहे हैं और कई सालों से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज कि ये बहुत रिसर्च मांगती हैं हर सतह पर इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो, सब चीज़ें नई नहीं है, जुबानी कलामी तो सब कुछ सामने आता था, पहली बार एक प्लान भी सामने दिया गया है। इस पर आपसे मैं आगे चल बात करता हूँ। अच्छा मुल्क साहब को भी इंगेज करते हैं। अच्छा हम सब पहली बार तवील मुद्दती मुआशी प्लान बाकायदा तौर पर ज़ुबानी कलामी से बाहर निकल कर एक प्लान दे दिया गया हुकूमत की जानिब से। आप किस तरह देखते हैं उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को? देखें जवाद, मौजूदा सियासी माहौल जो हमारा है, जिस तरीके से सियासी अदम इस्तेकाम जिसमें थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि वो अपनी जगह है, गवर्नेंस के इश्यूज़ अपनी जगह पे हैं, इकॉनमी अपनी जगह पे अचकोले खाती रही है। अब आके हम देख रहे हैं कि किसी हद तक बेहतर हुई है, तो बेहतर हुई है तो हमें मानना भी पड़ेगा कि बेहतरी भी हुई है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने मेरा ख्याल है डिटेल दरिया को कूजे में बंद कर दिया, सारी चीज़ें आपको उन्होंने बता दी। देखें 2-3 चीज़ें जो मुझे समझ आती हैं वो सिर्फ ये हैं। देखें एक होता है कि एक मुद्दत से हम देख रहे थे, जिसको कहते हैं ना एक आप रुक जाते हैं, स्टक होकर रह गए थे। जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई है वो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। मुझे याद है, डॉक्टर साहब को भी डेफिनेटली पता होगा कि 2008 में जब मुशर्रफ साहब और अपने शौकत अजीज़ साहब की हुकूमत ख़त्म हो रही थी तो आखिरी साल था, $5.5 बिलियन FDI आई थी। उसके बाद से अब तक आप देख लें 800 मिलियन, 900 मिलियन डॉलर, और जनाब बहुत हुआ तो $1 बिलियन आई। इस दफ़ा जिस अंदाज से आपने 30% प्लस आप देखें उसमें इजाफा हुआ है। पहले समाई के 3 माह में $771 मिलियन, $771 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में भी आई है, अदरवाइज़ भी आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें एक होता है एतमाद सरमायाकारों का। बदकिस्मती से ये जवाद बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म हो गया था, लेकिन आपने देखा जिस तरीके से आर्मी चीफ़ ने इसमें दिलचस्पी लिया, SIFC को बनाया और फिर कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी की बात की, शहबाज साहब से मिल के बैठ के हुकूमत में फ़ैसले कर रहे होते हैं, मीटिंग कर रहे होते हैं, उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज किया। देखें आज एक मुद्दत से हम देख रहे थे कि हमें ज़ाती तौर पे पता है, डॉक्टर साहब को हमसे ज़्यादा पता है, हुकूमतों में रहे हैं, कि सऊदी अरब ने हाथ उठा दिए, चाइना ने, कतर ने, UAE ने, कि नहीं भी यहाँ तो माहौल ही ठीक नहीं है, एक हुकूमत आती है दूसरे को के काम को ख़त्म कर देती है। अब वहाँ से एश्योरेंस जिस तरह आई हैं, लोगों को समझ आ रहा है कि जी दे मीन बिज़नेस। अभी आके वो अपना जिस तरीके से काम करना शुरू किया है उससे एक अच्छा हुआ है। दूसरी बात मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब भी इस पर बात करें। देखें IMF की बहुत ज़्यादा इनमें मर्जी नहीं है चीज़ों में। IMF इतना खुश नहीं है कि हमारे 21% थे 13% इंटरेस्ट रेट हो गए। उनके तो मसला ये होता है कि ग्रोथ वर्सेस स्टेबलाइजेशन। और डॉक्टर साहब आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि वहाँ पे जो एक जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 ग्रुप बने थे, एक वाशिंगटन कंसेंसस और शिकागो ग्रुप बना था। उनका हमें तो उस एक ग्रुप में डाला हुआ है डेवलपमेंट कंट्रीज़ के, जिसमें कहा जाता है कि जी ग्रोथ को भूल जाएं,
आप बेल्ट टाइटनिंग ऑस्टेरिटी करेंगे। तो हम देख रहे हैं पिछले कई बरसों से हमारी जो है जीडीपी ग्रोथ वो 2-2.5-3% पे रुकी है। अगर डॉक्टर साहब ग्रोथ नहीं होगी, जॉब क्रिएशन कैसी होगी, पॉवर्टी कैसे ख़त्म होगी, और फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारा इन्वेस्टर आना शुरू हो गया। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा साहब, इन्वेस्टर भी आना शुरू हो गया, पहली बार हम देख रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आई है। खाखान नजीब साहब, जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पेश किया गया, इसमें जो अहम पॉइंटर सामने आया वो सालाना आईटी ग्रेजुएट्स के बारे में बात की गई, उनकी हज़ारों की तादाद में इजाफा किया जाएगा, फिर ई पाकिस्तान पर बड़ा फोकस रखा गया, फिर माहौलियात की बात की गई, फिर एनर्जी सेक्टर की बात की गई। ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं डॉक्टर साहब, आप समझते हैं? तो जो शुरू के, और फिर एक कायबो रेट की भी बात की गई है, ये शुरू के जो 3-4 हैं, इनके लिए तो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इंटरनेट की स्पीड को दुरुस्त किया जाए, बेहतर किया जाए। फिर दूसरा एनर्जी जो सेक्टर है, उस बहरान से निपटने के लिए भी बहुत बड़े चैलेंज को फेस करना पड़ेगा हुकूमत को। आप समझते हैं ये जो ग्रेजुअली चीज़ें तरतीब दी गई हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप ठीक भी कर लिया जाएगा? देखिए, एनर्जी सेक्टर जो है वो एशलीज हील है। इसका मतलब ये है कि उसको ठीक किए बगैर ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सकती है, ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे आ सकती है। मैं बार बार कहता हूं कि एनर्जी सेक्टर जो है वो तंजीम नौ मांगता है। अभी नेपरा की 2024 की रिपोर्ट आई है, अगर आप उस रिपोर्ट का आकर जायजा लेंगे तो आपको एहसास होगा कि पाकिस्तान के नुकसान किस तरह से हैं। पाकिस्तान के 590 अरब रुपए का नुकसान है 2023-24 में डिस्कोस का। टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली। मतलब यू कैन नॉट ग्रो पाकिस्तान आउट ऑफ पॉवर्टी। और ये बिल्कुल एहतशाम साहब की बात दुरुस्त है। जिन ममालिक ने 6 से 8% ग्रो किया है तो पाकिस्तान उन ममालिक को देखेगा, उन ममालिक की तरह ग्रो करेगा। तो 3 से 4 मिलियन नौकरियां चाहिए हैं पाकिस्तान को। जस्ट इमेजिन, जो ग्रेजुएट एंटर कर रहा है वो 3 मिलियन प्लस है। अगर आप आज 4% पे भी ग्रोथ को ले आए, जो कि अभी इज लुकिंग डिफिकल्ट, तो आप हार्डली जो नौकरियां निकालेंगे वो 1 से 1.5 मिलियन होंगी। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइज इन पाकिस्तान। पॉवर्टी अथॉरिटीज ने खुद बताया है हैज क्रॉस्ड 40%। अथॉरिटीज ने खुद बताया है कि 2.5 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। तो प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी? देखिए, ये उड़ान पाकिस्तान या ये सारे जो एस्पेक्ट्स हम एक्सप्लेन करते हैं, जब तक अथॉरिटीज इनकी जुजियात में जाकर 6 माह, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के टारगेट नहीं ना सेट करती, what is going to be achieved in 2025? Let me tell you what should be on the table. So number 1, IMF का रिव्यू आ रहा है फरवरी मार्च में। ये रिव्यू कंप्लीट करना जो है एक जिसे कहेंगे बिल्कुल फंडामेंटल हैसियत रखता है। और अभी आप एफपीआर के टारगेट देखेंगे, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का स्ट्रक्चरल बेंचमार्क देखेंगे। वी मस्ट टेक दिस सीरियसली और इसको मीट करें, वरना जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नंबर 2, जिस तरह हुकूमत ने 5 साल एक मंसूबा अपने जहन में बनाया है, अब 5 साल तो शायद हुकूमत के बाद आएंगे और हुकूमत का टेन्योर खत्म हो चुका होगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल क्या प्राइवेटाइजेशन होनी है, क्या डीरेगुलेशन होनी है, पहले जाकर देखें। जिस तरह मैंने PRMI का जिक्र किया, जो एक पाकिस्तान रेगुलेटरी मॉडर्न इनिशिएटिव था, उसमें क्या क्या काम हुआ है। फिर रेगुलेटरी गिलोटीन जो चंद माह से चल रहा है, उसमें क्या क्या अचीव होना है। पाकिस्तान की अगर ग्रोथ की ये डीरेगुलेशन और ये दो, एक चीज और तीसरी चीज, मतलब हमने एनर्जी डिस्कस किया, डीरेगुलेशन डिस्कस किया, डाइवेस्टमेंट डिस्कस किया। क्या डाइवेस्ट करना है, PIA करना है, डिस्कोस को लाना है, क्या आपके अहदाफ हैं वो कैसे मीट होंगे। 25 साल से जो डिस्कोस है ना, ISCO और FESCO, वो पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर हैं, जाकर चेक कर लें। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे, तब जाकर इस प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जा सकेगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर इस प्रोग्राम पर अमल दरामद हो जाए तो पाकिस्तान वाकई मुआशी तौर पर उड़ान भरेगा। डॉक्टर खाकान नजीब साहब और शाम साहब में मौजूद थे। शाम साहब आपको इंगेज रखेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के बाद हम ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान कितना मुतासिर हुआ, दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज है वो किस हद तक असरअंदाज होता रहा साल 2024 में भी। ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। 2024 का सूरज गुरूब हो चुका है और कुछ ही घंटों में ये साल हमसे अलविदा ले लेगा। लेकिन अगर साल रवा में मौसमियाती तब्दीली का जायज़ा लें
तो पता चलता है कि इस साल भी बड़े पैमाने पर मौसमियाती तब्दीलियां देखने में आईं। शदीद गर्मी, सैलाब, गैर मुतवक्के बारिशें, समुद्री तूफान से तकरीबन पूरी दुनिया मुतासर हुई। 2024 तारीख का गर्म तरीन साल साबित हुआ और ये पहला साल है जब आलमी दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया। आलमी मौसमियाती इदारे यानी WMO की रिपोर्ट मौसमी शिद्दत जब खदशात हकीकत बन जाए में इंकशाफ किया गया है कि मौसमियाती तब्दीली के बाइस 2024 में ख़तरनाक गर्मी के बायस 41 रोज़ का इजाफा हुआ, जिससे इंसानी सेहत और माहौलियाती निज़ाम को नुकसान पहुँचा। साल भर मौसमी शिद्दत के 29 में से 26 वाक़यात इसी तब्दीली का नतीजा थे और जिनमें कम अज़ कम 3700 अफराद हलाक, लाखों बेघर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जो आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP29 का भी इनेकाद किया गया, जिसमें हमेशा की तरह ज़ुबानी जमा खर्च ही से काम लिया गया। इसके अलावा सऊदी अरब में जो अराजी बंजरपन को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के रियासती फ़रीक़ैन की कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें खुश्क साली पर काबू पाने, ज़मीन की बहाली के लिए फ़ौरी और जामे इक़दामात का आज़म किया गया। अपने अगर मुल्क की बात करें तो जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, इसने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात की जद में आने वाले ममालिक में पाकिस्तान को 5वें नंबर पर रखा। हालांकि कार्बन के अखराज में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस में गए उसमें यही बताते रहे कि हमारा कार्बन के अखराज में हिस्सा सबसे कम है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ। शदीद मौसमियाती तब्दीली की वजह से इस साल सर्दियों का आगाज़ ताख़ीर से हुआ और क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़राअत, लाइव स्टॉक जैसे शोबे भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। बड़ा चैलेंज जो है पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में भी, वो पानी की कमी का है। तो जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जो ऐलानात किए जाते हैं, COP29 में भी जो ऐलानात किए गए, उन पर अमल दरामद कब होगा, कैसे होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुसलसल इस बात का तकाजा भी कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को देखें तो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से मुतासिर हो रहे हैं और सबसे कम हमारा हिस्सा है कार्बन के अखराज में। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पाकिस्तान को फाइनेंस की ज़रूरत है, उस पर भी सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्ची, ज़ुबानी ऐलानात ही हुए, उससे आगे बढ़कर कुछ नहीं हो सका। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एनवायरमेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद फैसल अली साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। इंतहाई अहम मामला है क्लाइमेट चेंज का, पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है और पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। आपको क्या लगता है, आलमी ताकतें पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में जब ऐलान करती हैं कि जो क्लाइमेट चेंज से मुतासिर हुए, हद से ज़्यादा यहाँ पर सैलाब आए, बारिशें हुई, उसके बाद में जो नुकसानात हुए उनके अजाले के लिए सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च तक से आगे कोई नहीं बढ़ सका और यही वजह है जो क्लाइमेट चेंज पर काबू नहीं पाया जा सका? जी, बहुत शुक्रिया इस गुफ्तगू में शरीक करने के लिए। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने इशारा किया अपने स्टोरी में भी कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल जो रिस्क इंडेक्स है उसमें इस वक्त 5वें नंबर पे है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी निशानदेही करता चलूँ कि ये गुज़िश्ता 20 साल के बुनियाद पर जारी किया गया इंडेक्स था, लेकिन ये आज से 3 साल पुरानी रैंकिंग है। उसके बाद से इस इंडेक्स की रैंकिंग ही जारी नहीं हुई। अगर मतलब जारी हो तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का नंबर 5वां या 8वां नहीं, इसमें पहला होगा, क्योंकि 2022 के सैलाब से होने वाले नुकसान हमारे बहुत ज़्यादा थे। दूसरी बात, आपने कॉप का भी जिक्र किया और आलमी तौर पर जो है वो क्लाइमेट चेंज से जितने भी खदशात हमें सामना करना पड़ा जिनका, उनका भी जिक्र किया है। पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ है। आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज इतना इफेक्ट नहीं कर रहा था अभी तक जितने क्लाइमेट वेरिएबिलिटी हमें इफेक्ट कर रही थी। हमारा जो औसत टेम्परेचर था गुज़िश्ता 50 सालों में वो सिर्फ 5.7 से 6.4 डिग्री तक चेंज हुआ था। हाँ, रेनफॉल का जो पैटर्न है वो उसमें शिद्दत आई थी, 18 से 32% जो है वो हमारी रेनफॉल बढ़ गई थी। हीट वेव डेज का भी आपने जिक्र किया कि वो बढ़ गए हैं। तो मामला ये है कि पाकिस्तान में अभी तक की सूरत हाल इतनी परेशान कुन नहीं थी जितनी मुस्तकबिल में हमें नज़र आ रही है। जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस की तरफ हम देखते हैं तो 2050 से या 2040 से आगे हमें 3 डिग्री तक पाकिस्तान का दर्जा हरारत बढ़ता हुआ नजर आता है, जो यकीनी तौर पर हमारी जो है वो हर तरह से ज़िंदगी को मुतासर करेगा, सेहत को भी मुतासर करेगा, एग्रीकल्चर को बड़ी शिद्दत से मुतासर करेगा। अंदाजे तो ये हैं ऑलरेडी कर रहे हैं सर, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पैदावार कम हो रही है। जी ऑलरेडी कर रहा है, जो हिद्दत बढ़ रही है मौसमी, उससे ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान ही एग्रीकल्चर को हो रहा है इससे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कॉप का आपने जिक्र किया था, यहाँ से बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कॉप तो एक आलमी कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे हमेशा से दुनिया भर से ममालिक इकट्ठे होते हैं कि किसी तरह से जो दुनिया को पेश सबसे बड़े खदशात और ख़तरात हैं उनसे निपटा जा सके।
इस बरस सबसे बड़ा तकाजा ग्लोबल साउथ की तरफ से यही था कि हमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत है अपनी जितनी भी माहौलियाती मसाइल और क्लाइमेट चेंज के मसाइल से निपटने के लिए। लेकिन आलमी तौर पर 100 बिलियन डॉलर सिर्फ दिया जा रहा था इससे पहले तक। अगरचे कि थोड़ा सा इजाफा हुआ है, 300 बिलियन डॉलर तक चले गए हैं इस फाइनेंशियल सपोर्ट की मद में दुनिया, लेकिन ये अभी भी 1 ट्रिलियन डॉलर एनुअल कम है। तो एक तो इससे बिल्कुल नहीं निपटा जा सकेगा। दूसरा इसमें एक और मसाला है, इसमें इसको ये तरीका कार वाज़ेह नहीं किया गया कि ये मदद किस तरह से फराहम की जाएगी। ये कर्ज़ों की सूरत में इन ममालिक को फराहम की जाएगी या ग्रांट्स की सूरत में फराहम की जाएगी। अगर कर्ज़ों की सूरत में जिस तरह से ये पहले से फराहम की जाती रही है, ये इन ममालिक की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करेगी। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम मामला, पाकिस्तान में कोशिश भी की जा रही है क्लाइमेट चेंज पर काबू पाने के लिए, जो लेकिन यहाँ पर हमारी हुकूमत है जो ख़ास तौर पर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो मौसमी हिद्दत है इसको कम करने के लिए दरख्तों का बड़ा अहम रोल होता है। तो टिम्बर माफिया बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, बजाय हम देख रहे हैं ग्रीनरी बढ़ने के वो कम हो रही है। ये दरख्तों की जो स्मगलिंग है, टिम्बर माफिया को काबू पाने के लिए कितने हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करना पड़ेंगे? अच्छा, ये यहाँ पे बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ कि जहाँ आपने ये जिक्र किया था कि पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो आलमी तौर पर एमिशंस में लेस देन 1% है। ठीक है, ये आलमी तौर पर यकीनी तौर पर लेस देन 1% हमारा हिस्सा जो एमिशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 20% इसमें ज़रूर इजाफा हो रहा है। और ये इजाफा इसी वजह से हो रहा है कि हम अपना ग्रीन कवर नहीं इंक्रीज, जबकि इसे 25% तक होना चाहिए। अभी फर्द हमारे पास इस वक्त सिर्फ 5 दरख्त मौजूद हैं। एक आदमी को अपनी ज़िंदगी में एक सेहतमंद और ऑक्सीजन जितनी उसको दरकार है सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए, उनकी तादाद 420 के करीब है। तो इसका मतलब है कि हमें ग्रीन कवर बढ़ाना होगा। हुकूमती सतह पर तो इसमें जो जिस तरह की काविशें ग्रीन कवर को इंक्रीज करने के लिए होनी चाहिए, उसमें कुछ कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन उस शिद्दत से नहीं हो रही। उसकी शिद्दत को और उसके पैमाने को वसी करने की ज़रूरत होगी। हाँ, इसमें इनफरादी तौर पर आवाम का किरदार बड़ा अहम है। अगर बड़े पैमाने पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा तो हर फर्द को ये महसूस करना चाहिए कि उसे एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए और अपने आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए शजरकारी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान में शजर दोस्तों के एक बड़ा हल्का भी इस वक्त मौजूद है जो 2 बरस में बड़ी कोशिश हुकूमत की जानिब से भी की जा रही है। हमें वज़ात खुद भी इसका एहसास करना चाहिए, शजरकारी मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि जो क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है उससे निपटा जा सके। डॉक्टर मोहम्मद फैसल अली साहब प्रोग्राम में मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खेलों के मैदान में पाकिस्तान ने काफ़ी नशेब व फराज देखे साल 2024 में। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। अब कुछ बात खेलों के मैदान से हो जाए। साल 2024 में काफ़ी नशेब व फराज पाकिस्तान ने खेलों के मैदान में देखे। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में जो अचीवमेंट हुई, सबसे बड़ा जो टाइटल आया साल 2024 में, वो ओलंपिक के मैदानों से 32 साल बाद अरशद नदीम लेकर आया जेवलिन के ज़रिए। और उसके बाद में हमने देखा कि स्क्वॉश के जो प्लेयर हैं शाहजेब, उन्होंने भी टाइटल सामने लेकर आया पाकिस्तान के लिए। फिर हमारी हॉकी की जो टीम थी उसमें नए टैलेंट ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में सारी दुनिया को हैरान किया परफॉर्मेंस के साथ। फिर हॉकी टीम जो है वो मुसलसल परफॉर्मेंस देती रही। मलेशिया में कोलालमपुर में भी उसने काफ़ी ज़्यादा हैरान किया। फुटबॉल में भी हमने देखा पाकिस्तानी टीम पहली बार क्वालिफाइंग राउंड वर्ल्ड कप का जो था 2026 के हवाले से, उसके लिए सेकंड राउंड में पाकिस्तानी टीम पहुंची और अच्छा परफॉर्म किया। गो के पाकिस्तानी टीम आगे नहीं निकल सकी, लेकिन जो स्पेशली सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का मैच था उसमें पाकिस्तानी टीम ने अच्छी फाइट बैक की थी। इसके अलावा जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल है क्रिकेट, उसका आगाज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। 2024 का पाकिस्तान को बांग्लादेश से सीरीज़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आयरलैंड से पाकिस्तान T20 मैचेस हारा और फिर USA से हारने के बाद तो पूरी कौम के सर ही शर्म से झुक गए थे। और
फिर हमने देखा कप्तान की तब्दीलियां हुई, एक बार नहीं दो बार कप्तान पाकिस्तानी टीम के तब्दील हुए और कुछ कप्तानी की तब्दीली के बाद टीम में परफॉर्मेंस में बेहतरी भी आई और अब बिल आखिर साल का इख्तिताम एक अच्छे नोट पर हुआ। पाकिस्तान टेस्ट मैच तो हारा, अभी एक टेस्ट मैच और बाकी है जनूबी अफ्रीका से, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया में, जनूबी अफ्रीका में ODI सीरीज में शिकस्त दी, फिर इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान ने शिकस्त दी। कितनी क्या वजूहात बनी, किस तरीके से ओवरऑल खेलों के हवाले से पाकिस्तान में ये साल कैसा रहा, हमें ज्वाइन किया है इस पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स जर्नल साहब ने। इमरान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। ओवरऑल आप तमाम ही मैदानों में किस तरह देखते हैं जो नशेब फराज 2024 में पाकिस्तान ने देखे? बहुत शुक्रिया जवाद और शुक्रिया बोल का कि उन्होंने मौका दिया कि जो पाकिस्तान की खेलों की जो सिचुएशन रही है इस साल के अंदर वो हम डिस्कस कर सकें, और ये बहुत अच्छा है कि आपने सेगमेंट रखा है। देखें, पाकिस्तान ने जो बड़े इवेंट्स की अगर बात करें तो आपने अपने इब्तदाई में भी बताया कि अरशद नदीम का वो टाइटल जो पेरिस ओलंपिक्स में जो जेवलिन का हमने टाइटल जीता, वो सबसे बड़ा एक इवेंट था। गो कि हमने बहुत सारी शिकस्तें हुई दीगर खेलों में, लेकिन ये जो एक इवेंट था इसने हमारे वो तमाम जो खुशियाँ थी वो वापस ला दी। जिस तरह से हम मुख्तलिफ़ खेलों में इतनी कारकर्दगी अच्छी नहीं दिखा रहे थे पूरा साल, लेकिन अरशद नदीम का ये जो इवेंट था पेरिस वाला, उसमें यकीनन एक बहुत बड़ा संगीन मील हमने अबूर किया और हम उम्मीद करते हैं कि अरशद नदीम जो है वो आने वाले वक्त में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड मिस रह गया था, लेकिन वो भी उम्मीद है कि जिस तरह से वो मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के कोचेज़ के साथ और इंटरनेशनल कोचेज़ के साथ भी अब वो इंगेज होने जा रहे हैं, और हम देखते हैं उन्हें पंजाब स्टेडियम के अंदर जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत जल्द वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। दीगर खेलों में स्क्वॉश के अंदर भी हमने देखा कि स्क्वॉश के अंदर भी हमारे यंगस्टर्स, देखिए एक वक्त था कि स्क्वॉश के अंदर हम मुसलसल 11 साल चैम्पियन रहे और कोई हमें हराने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन जब जानशेर खान और जहांगीर खान का वक्त गुजरा तो फिर हमें स्ट्रगल करना पड़ा। उस तरह के पाए के प्लेयर, उस तरह के जो फिट प्लेयर थे वो हमें नहीं मिले, यहाँ पर लैक करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब वो वक्त दोबारा से दिखाई इस तरह से दे रहे हैं कि अब जो यंगस्टर हैं, याहिया इब्राहिम, जिन्होंने अंडर 15 और 17 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कारकर्दगी दिखाई और अपने इवेंट्स जीते, तो हमें लगता है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो स्क्वॉश में भी फिर अपना जो नाम है उसको दोबारा से दुनिया के अंदर दोबारा से बनाएगा। और ये यंगस्टर अगर इसी तरह परफॉर्म करते रहे और ख़ास तौर पर यानी अगर सहूलियात उस तरह की मिलती रही तो यकीनन वो दिन दूर नहीं है, हम फिर से स्क्वॉश में अपना नाम बनाएंगे। फिर एक और बहुत बड़ा इवेंट जो 3 बहनें थी, जो सुहेल सिस्टर्स थी, उन्होंने 16 गोल्ड मेडल जीते पावर लिफ्टिंग के अंदर, वो भी एक तारीखी लम्हा था कि 3 ऐसी लड़कियां, 3 ऐसी खिलाड़ी जो कि बहुत ही मिडिल क्लास घर से ताल्लुक़ रखती थी और इस तरह की सहूलियात भी उनके पास नहीं थी, वो घर में ट्रेनिंग करती थी, घर में एक उन्होंने जिम बनाया हुआ था। उन तीनों का जाना और बहुत कम सहूलियात के साथ उन्होंने उस इवेंट में जो पार्टिसिपेट किया, बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँची और फिर 16 मेडल्स ले आना ये कुछ छोटी बात नहीं है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर उसके बाद हम बात करें अगर मोहम्मद आसिफ की, तो स्नूकर के अंदर मोहम्मद आसिफ ने, आपको पता है कि वो तीसरी दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं। हाल ही में मोहम्मद आसिफ ने जो अचीवमेंट हासिल की है वो भी काबिल दीद और काबिल फ़ख्र वो लम्हात थे जब तीसरी बार वो चैम्पियन बने और उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड स्नूकर का एक टाइटल जो था वो जीत कर लेकर आए। उसके बाद हमें हॉकी के अंदर हमेशा जवाद, आपको पता है कि पिछले 10 साल से हम स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नाम था कि हमारी टीम का, पाकिस्तान की टीम का, कि लोग जो थे वो हॉकी हमसे सीखते थे कि यार ये जो फ्लाइंग हॉर्सेस हैं पाकिस्तान के, ये किस तरह से हॉकी खेलते हैं। लेकिन फिर ऐसा एक वक्त आया, जवाल का शिकार हुए हम, वो तमाम के तमाम ओलंपियन कोशिश कर छोड़ी उन्होंने, लेकिन हमारी हॉकी का वो दौर वापस नहीं आया। लेकिन अब की अगर जूनियर टीम की हम बात करें जिन्होंने परफॉर्म किया है, जो जूनियर प्लेयर थे वो अब अजलान शाह के अंदर जाके जब उन्होंने खेला तो टॉप की टीमें एशिया की जिनको उन्होंने हराया, अगर हम चाइना की बात कर लें, जापान की बात कर लें, मलेशिया की बात कर लें, उन सब के बीच में से निकल कर आए और फिर भारत के साथ उन्होंने फाइनल में जब मुकाबला हुआ तो देखिए फाइनल तक तो वो पहुंचे ना, पहले तो हम तीसरे चौथे से ही बाहर हो जाते थे, फाइनल तक पहुंचे तो फिर वो अभी हमने लम्हा देखा कि लड़कों में वाकई वो करेज दिखाई दी कि वो फाइनल जीत पाते। तो एक और अचीवमेंट थी कि उन्होंने 2025 का जो
इवेंट था उसके लिए क्वालिफाई कर लिया जो भारत में होना है। सो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो मुख्तलिफ खेलें हैं उनके अंदर तो एक दौर अच्छा रहा। अनू दस्तगीर की अगर बात करें, अनू दस्तगीर ने वेट लिफ्टिंग के अंदर गो के वो पहला जो गोल्ड मेडल वो नहीं जीत पाए, लेकिन दूसरे नंबर पर वो रहे। साहब, अब तक मैं क्रिकेट पर आने से पहले आपसे यहाँ एक सवाल करना चाहूँगा। आपने अब तक जितने भी खेलों की बात की, इन तमाम खेलों में अचीवमेंट्स ही सामने आई हैं, तो इसमें आप समझते हैं प्लेयर्स की अपनी मेहनत ज़्यादा थी या हुकूमती सरपरस्ती बहुत ज़्यादा शामिल रही, जिसकी वजह से खेलों के मैदान में पाकिस्तान ऊपर आ रहा है? देखिए जवाब, अनफॉर्चुनेटली ये एक प्रॉब्लम है, हमारा जो स्पोर्ट्स कल्चर है वो उस तरह से डेवलप नहीं है। आप जितनी भी अचीवमेंट देखेंगे वो तमाम के तमाम प्लेयर्स को, अगर अर्शद नदीम की बात कर लें, वो आपने सबने मीडिया पे देखा वो किस तरह से उसने अचीव किया वो मेडल, और वो सबको पता है। उसकी अगर डॉक्यूमेंट्रीज देख लें, उसका पास देख लें कि वो खुद से मेहनत करता रहा, लगा रहा, बाद में उसको उसका रिवॉर्ड मिला, लोगों ने ऑन किया, क्योंकि वो उसका बनता भी था उसका कि उसको जो है हमने पलकों पे बिठाया कि वो हमारे लिए मेडल पलकों पे बिठाया। अब पीछे की अगर बिल्कुल वक्त कम है, सॉरी टू कट यू, मैं चाहूंगा अब हम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खेले जाने वाले खेल की बात कर लेते हैं, देखे जाने वाले खेल की बात कर लेते हैं, क्रिकेट की। आगाज़ तो बहुत ही भयानक था 2024 का पाकिस्तान के लिए। हमने देखा बांग्लादेश, आयरलैंड और यूएसए जैसी बेबी टीम से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कप्तान तब्दील हुए, परफॉर्मेंस भी तब्दील होना शुरू हो गई। एक कप्तान तब्दील हुए, परफॉर्मेंस तब्दील नहीं हुई। न्यूजीलैंड से सीरीज़ आ रहे, 4 T20 आ रहे, फिर कप्तान तब्दील कर दिए गए, फिर उसके बाद में एक नए कप्तान सामने आए। क्या वजह रही जो इतने कप्तान इस साल तब्दील हुए, और अब जो इख्तिताम हो रहा है हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2025 क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा क्रिकेट में? देखिए उम्मीद हमें यही होनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो एक वो वाला फेज़ जिसमें हम हमेशा उनको कहते हैं अनप्रडिक्टेबल, देखिए ये हमारी टीम के साथ ही अनप्रडिक्टेबल नहीं है, हमारा सेटअप जो है वो भी अनप्रडिक्टेबल है कुछ। अब देखिए आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि कुछ पता नहीं होता, कप्तान कब बदल जाता है, कोच कब बदल जाता है, सेलेक्टर कब बदल जाता है, इवन चेयरमैन कब बदल जाता है। तो जब आपकी जो तसलसल है वो आपके सिस्टम में नहीं होगा तो फिर आपकी टीम किस तरह तसलसल से खेल पाएगी। अब आपने कहा आयरलैंड से हारे, आयरलैंड चले क्रिकेट खेलने वाली कंट्री है, इंग्लैंड के साथ ही वो कंट्री लगती है तो क्रिकेट वहाँ खेली जाती है। लेकिन यार यूएसए से इमेजिन कर सकता है, क्योंकि हम पहली दफ़ा क्रिकेट खेलने वाली कंट्री, पहली दफ़ा बड़ा इवेंट खेलने वाली कंट्री यूएसए, हम उनसे हार जाएं। इतना प्रेशर हमने लिया कि हम, असल में प्रॉब्लम यह है कि देखें को हम पावर्स देते हैं अपने प्लेयर्स को तो बहुत ज़्यादा दे देते हैं, हम किसी को ओहदे पर रखते हैं तो उसको पावर बहुत ज़्यादा दे देते हैं। फिर ऐसा क्या इसी टीम के अंदर यही लड़के थे, यही प्लेयर थे, ऐसा क्या करंट आ गया कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में और जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में सीरीज हरा दी? एक्सीलेंट क्वेश्चन। बिल्कुल, देखें आपका एक एरा था कि आपकी टीम में यूनाइटेड प्लेयर होते थे। मैं माजी की अगर 90s की बात कर लूँ तो अब जब आपने बाबर आजम का दौर देखा और उनकी कप्तानी का दौर देखा, आपको ग्रुपिंग दिखाई दी, आपको लड़के बिखरते हुए दिखाई दिए। पर जैसे ही आपने कैप्टन चेंज किया, आपने कहा कि चलो ग्रुप्स को अलहदा करते हैं और एक रिजवान को कप्तान बनाते हैं। रिजवान को जैसे ही आपने कप्तान बनाया तो वो जितने बिखरे हुए थे वो इकट्ठे हो गए। रिजवान में वो सलाहियत थी कि वो सबको इकट्ठा कर सकता था, उसने इकट्ठा किया, आपको यूनिटी दिखाई दी होगी। आप पहले जितने मैचेस हारे बदकिस्मती से हम जिनकी बात कर रहे हैं उनमें आप लड़कों को ऑन फील्ड भी अगर देखें तो वो यूनिटी नहीं दिखाई देती थी, लेकिन रिजवान के आने के बाद आपको एक यूनिटी दिखाई देती है, एक दूसरे को पुश करते हैं, बैकअप करते दिखाई देते हैं। राइट, तो आप समझते हैं कि यूनिटी आ चुकी है, टैलेंट तो मौजूद था पहले से ही, तो एक बड़ा और अहम इवेंट 2025 के आगाज में ही शुरू होने जा रहा है और पाकिस्तान ही उसकी मेजबानी कर रहा है। उसमें आप पाकिस्तानी टीम को ये भी कहां बहुत पर रैंक कर रहे हैं? देखिए एक तो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हाँ ना करते हुए पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस हो गया। ये भी 2024 की अचीवमेंट्स में ही आता है। लेकिन अगर मैं टीम की रेटिंग की बात करूँ, रैंकिंग की बात करूँ, देखें पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे खेलेगा, होम ग्राउंड में खेलने का एडवांटेज बहुत होगा और मैं रेट करता हूँ पाकिस्तान टॉप 4 में ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि देखें अगर टीम ऐसे ही परफॉर्म करती रही, तब्दीलियाँ ज़्यादा ना हुई। देखिए हमारा एक टेक्निकल पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या वो पूल को कैरी किया जिसको हमने अपने 15 फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाने हैं। अगर हम आने वाली जो ट्राई नेशन सीरीज़ है उसके अंदर भी तब्दीलियों के चक्कर में पड़ गए
तो फिर मैं सुन रहा हूँ, जो मेरे ज़राए से मुझे पता चला है, अगर वो तब्दीलियाँ होनी शुरू हो गई फिर से ट्राई नेशन सीरीज़ में जो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने खेली है, तो मुझे लगता है कि फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। अगर हमने चैंपियंस ट्रॉफी को फोकस करना है तो जवाद हमें ये स्क्वाड कंटिन्यू करना पड़ेगा, हमें कंटिन्यू करके ही जीतना है। अगर हमने तब्दीलियां कर दी, अगर एक आधा फिर तजर्बा किया, तो तजर्बा करने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है हम, क्योंकि हम अब जीतना शुरू हो गए हैं। तो फिर हमें इसी स्क्वाड को लेके चलना है और इन्हीं लड़कों को लेके चलना है। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है वो ज़रूर जीतेगा। इमरान सुहेल साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमारे साथ प्रोग्राम का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम में आलमी मंजरनामे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हैरान कुन तब्दीलियाँ देखने में आई, कई ममालिक में हुकूमतें उथल पथल हुई, मशरिक़ वुस्ता तनाज़ात में घिरा रहा। साल 2024 को दुनिया भर में इंतखाबात का साल करार दिया गया। अमरीका, पाकिस्तान, भारत समेत तकरीबन 30 से ज़ायद ममालिक में इंतखाबात हुए। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के 15 साला दौरे इक़्तिदार का खात्मा हुआ। 3 दिसंबर को जनूबी कोरिया में चंद घंटों का मार्शल लॉ लगाया गया, जिसे अवामी रद्दअमल के बाद ख़त्म कर दिया गया। 8 दिसंबर को शाम में बशार अल असद हुकूमत के साथ असद ख़ानदान के 50 साल इक़्तिदार का सूरज भी इसी साल गुरूब हुआ। जंगों की बात करें तो 17 अक्टूबर 2023 से हमास और इसराइल में जारी जंग का सिलसिला आज भी जारी है। सेहूनी फोर्सेस 44,000 से ज़ायद बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। गज़ा के शुमाली हिस्से में इमारतें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि गज़ा की जो पट्टी है उस पर भूख, अफलास और कहत ने डेरे डाल रखे हैं। इस साल इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आलमी फौजदारी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है, लेकिन उससे इसराइल के जंगी अज़ाम में कोई कमी नहीं आई। मई 2024 में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अपने वज़रा समेत आज़रबाईजान के नज़दीक ईरानी सरहद पर हेलीकॉप्टर क्रैश में जाँ बहक हो गए। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया को 31 जुलाई को ईरान में उनकी रिहाइश गाह पर निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को इसराइल ने 27 दिसंबर को एक फ़ज़ाई हमले में शहीद किया। और अब हम दुआ करते हैं कि जो नया आने वाला साल नौ हमारे मुल्क, मुस्लिम उम्मा और पूरी दुनिया के लिए खुशियों और खुशहाली से भरपूर हो, जंगों का खात्मा हो और ये दुनिया अमन का गहवारा बन जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।